के बिना देश अधूरा है, देश चल ही नहीं सकता। और संविधान को बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में संविधान में बाबा साहब ने उस वक्त संविधान लिख दिया था, आज भी प्रासंगिक है, आज भी उस संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है। कोई आज हम कोई छोटा सा एक लेख लिखते हैं तो उसका 5 मिनट बाद में भी उसका साइड SC/ST एक्ट का जो मुकदमा दर्ज हुआ और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो अत्याचार है वो कहीं ना कहीं एक पिछड़ा समुदाय है वो करता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने किसी SC/ST के लिए काम नहीं किया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने हर उस वंचित शोषित के लिए काम किया था जो वास्तव में मुख्य धारा से 2 मुकदमे भी लगे, लेकिन हम मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे हक अधिकारों पर कहीं कुठाराघात होगा तो हम लोग साथ में मिलजुल के काम करेंगे। SC/ST के भाई भी हमारे साथ में खड़े रहते हैं। हमारे अत्याचार होता है या कोई हमारी डिमांड्स होती है उनमें हमारे साथ में लोग खड़े रहते हैं, तो हम तो मिलजुल के काम करते हैं। किसी राजस्थान के बहुत सा ऐसा एरिया मारवाड़ में जाओगे तो वहाँ शोषण करते हैं, आप सही करें। तो बाबा साहब कांसीराम जी को फॉलो करने वाले हैं, जन समाज को हम लोग एकजुट करने पे लगे हैं और शोषण हम लोगों ने आज तक शोषण नहीं किया। साहू जी महाराज जिन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की, वंचित। नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और हमारे साथ में आज हैं किशोर जी। किशोर दूल्हेपुरा एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है किशोर जी। थैंक यू। और आज उनके जीवन के बारे में समझने के लिए आज हम उनके पैतृक गांव आए हैं और उनके घर पे मौजूद हैं और उनके बारे में जानेंगे। उनका एक लंबा संघर्ष है पूरे जीवन को लेकर, इतनी बड़ी उनकी यात्रा है पूरे राजस्थान में अलग अलग जगहों पे और अलग अलग मुद्दों के ऊपर, पानी का हो या किसी और समुदाय का, वंचित समुदाय के लिए उनका जो संघर्ष है वो पूरा राजस्थान प्रदेश जानता है। और आज हम उनके साथ में ही मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरह का उनका जो शुरुआती दौर है, कैसे उनकी पढ़ाई हुई और किस तरह से उनके आगे चल रहे हैं। तो हम शुरुआत आपसे करेंगे जी किशोर जी। जी नमस्कार। मैं मूलतः राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट के खंडेला तहसील के एक दूल्हेपुरा ग्राम पंचायत उसका रहने वाला मूल निवासी हूँ। मेरा जन्म यहीं हुआ। प्राथमिक एजुकेशन मेरी गांव के सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद यहाँ होद स्कूल में, सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद मैंने प्राइवेट कॉलेज की। उसके बाद में मैंने MA किया पॉलिटिकल से। कॉलेज मेरी प्राइवेट रही और MA भी मेरा प्राइवेट रहा। तो और जैसे अभी हम यहाँ पे हैं और बिल्कुल आपका घर जो है एक मतलब बिल्कुल सामान्य सी पृष्ठभूमि है आपकी घर की। तो आपके ऊपर लगातार जैसे हमने देखा कि मुकदमे हो रहे हैं, तो इसके ऊपर किस तरह आप देखते हैं इस चीज़ को? अब देखो, जो संघर्ष के रास्ते को चुनता है, जो व्यक्ति संघर्ष के रास्ते को चुना, मेरे जो मुकदमे हैं वो ऐसे मुकदमे नहीं है जो गलत तरीके के मुकदमे हो, कोई गलत काम के मुकदमे। मेरे जो मुकदमे हैं सारे संघर्ष के मुकदमे हैं। मेरे मुकदमे एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, उनको न्याय दिलाने के लिए मैंने रोड जाम किया हम लोगों ने, तो मुकदमा उसमें लगा। इसके अलावा 2 अप्रैल 2018 को खंडेला में पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान किया गया था। उस दौरान हम लोगों ने हमारे SC/ST के भाइयों के साथ में हमने संघर्ष किया था। उस दौरान भी मेरे 2 मुकदमे लगे। मैं उन भाइयों के साथ में खड़ा था, इसलिए मेरे SC/ST के भाइयों के साथ में खड़ा था, इसलिए मेरे 2 मुकदमे लगे। इसके अलावा हमारा OBC आरक्षण को बढ़ाने की मांग को लेकर 7 अगस्त 2018 को जयपुर बीकानेर नेशनल हाईवे जो सीकर कहारों की डाणी के पास में हमने प्रोटेस्ट किया। तो उस दौरान हाईवे जाम हुआ, तो उसमें भी मेरे मुकदमा लगा। एक प्रदीप हत्याकांड नवलगढ़ में, उसमें हमारे मुकदमे दर्ज हुए। तो मेरे जो सारे जितने भी मुकदमे जो लगे हुए हैं वो सारे मुकदमे संघर्ष के मुकदमे हैं। संघर्ष, समाज के संघर्ष के लिए, हक अधिकार के लिए, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, वंचितों को न्याय दिलाने के लिए मेरे संघर्ष के मुकदमे में कोई गलत कार्यों के मेरे मुकदमे मेरे ऊपर नहीं है। एक मैं जो ज़रूरी चीज़ ये जानना चाह रहा था, अभी आपने बताया कि मेरे जो 2018 में दलित और आदिवासियों का SC/ST एक्ट का जो मामला था, पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया था
और आपके ऊपर 2 मुकदमे लगे उसी दिन। जी जी। तो जो राजस्थान हम देखते हैं, जहाँ पे राजस्थान एक सामंतवाद का गढ़ है, जहाँ पर यहाँ पर जैसे यहाँ पर ही एक बच्चे को जालोर के अंदर एक बच्चे को पानी पीने के लिए मार दिया जाता है। एक जितेंद्र मेघवाल का एक मामला था, उसको बच्चे को मूछें रखने पे मार दिया जाता है। तो हम देखते हैं एक आदिवासी महिला के साथ में इस तरह की बर्बरता जो पिछड़े समुदाय के द्वारा की गई। तो हम इस चीज़ को आपसे समझना चाहेंगे कि SC/ST एक्ट का जो मुकदमा दर्ज हुआ और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो अत्याचार है वो कहीं ना कहीं एक पिछड़ा समुदाय है वो करता है। तो आप पिछड़े समुदाय से हैं, आप आपका समाज जो OBC समुदाय है तो वो आपको किस तरह से देखता है यहाँ पर, और ये जैसे आप SC/ST के भाइयों के साथ में खड़े रहे तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, हम उस चीज़ को भी जानना चाहेंगे। मैं पिछड़े समाज में कुम्हार जाति से आता हूँ, जो मेहनत मजदूरी करने वाला समाज है। और हमारा समाज आज भी चाहे राजनीतिक रूप से मान लीजिए, सामाजिक रूप से मान लीजिए, शैक्षणिक रूप से हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। OBC में ऐसी जातियां हैं, उन जातियों की तुलना में आज भी हमारा समाज वंचित है। और रही बात अन्याय अत्याचार की, तो अन्याय अत्याचार में आज तक SC/ST समाजों पे किसी कुम्हार के बेटे ने, किसी कुम्हार समाज के कोई व्यक्ति ने आज तक अत्याचार नहीं किया। क्योंकि हमारे कुम्हार, एक कहावत चलती है कि कुम्हार चमार तो भाई भाई हैं, हमारे एक सिस्टम में एक बात चलती है। तो हम तो हमारे गाँवों के अंदर कुम्हार और मेघवाल हैं, SC/ST के लोग हैं, या SC की और भी जो जातियाँ हैं उनसे हम लोग भाईचारे के साथ में हम लोग रहते हैं। और हम तो बाबा साहब कांसीराम जी को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं। पूरे बहुजन समाज को हम लोग एकजुट करने पे लगे हुए। और शोषण हम लोगों ने आज तक शोषण नहीं किया। हाँ, ऐसे लोग हैं, पिछड़े लोगों में भी ऐसे लोग हैं जो वास्तव में मजबूत लोग हैं, दबंग लोग हैं, वो लोग शोषण करते हैं, उन लोगों का हम प्रतिकार करते हैं। और जो 2 अप्रैल का जो दलित आंदोलन हुआ था, उसमें विरोध भी उन्हीं लोगों ने किया था जो लोग हमारा शोषण करते हैं, SC/ST का शोषण करते हैं, उन लोगों ने उस आंदोलन का विरोध किया था। लेकिन हमने आज तक शोषण नहीं किया, तो हम लोग क्यों विरोध करें, हम तो पक्ष में खड़े थे। और यहाँ खंडेला में प्रोटेस्ट हुआ था, लगभग 10,000 लोगों का कार्यक्रम था। उस आंदोलन में OBC नेताओं के नाते मैं ही था, कोई OBC का और भी अन्य कोई खूब सारे यहाँ नेता हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं था उस आंदोलन में OBC के नाते। तो मैं OBC का व्यक्ति था, इस आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय था। और उस आंदोलन में सक्रिय रहने की वजह से मुझे 2 मुकदमे भी लगे। लेकिन हम मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे हक अधिकारों पे कहीं कुठाराघात होगा तो हम लोग साथ में मिलजुल के काम करेंगे। SC/ST के भाई भी हमारे साथ में खड़े रहते हैं। हमारे समाजों में कहीं अन्य अत्याचार होता है या कोई हमारी डिमांड्स होती है, उनमें हमारे साथ में लोग खड़े रहते हैं। तो हम तो मिलजुल के काम करते हैं। किसी राजस्थान के बहुत सा ऐसा एरिया, मारवाड़ में जाओगे तो वहाँ शोषण करते हैं, आप सही करें। आप पूर्वी राजस्थान में जाओगे, धौलपुर, भरतपुर, करौली, उधर भी हमारे लोगों पे शोषण होता है, SC/ST के लोगों पे शोषण होता है। लेकिन हम जिस तबके से आते हैं, वो लोग आज तक किसी SC/ST के व्यक्ति पे, वंचित पे, शोषित पे आज तक शोषण नहीं किया। हम तो खुद शोषित लोग हैं। हमारे समाज को तो खुद को आज मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना पड़ा है, आरक्षण के लिए भटकना पड़ रहा है, राजनीतिक भागीदारी के लिए आज राजस्थान में इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन कहाँ है, हम लोग तो 0 पे बैठे हैं, कुछ नहीं है। तो हम तो खुद शोषित लोग हैं। शोषित व्यक्ति कभी शोषण नहीं करता। शोषण तो वो करता है जो मजबूत होता है, शासक होता है, शासक शोषण करता है। ये तो हम तो शोषित वर्ग से आते हैं। आप जैसा कि हमने काफ़ी बार देखा कि आप हमेशा बाबा साहब का नाम लेकर रहते हैं, महामानव की विचारधारा पर चलने वाले। तो बहुजन समाज के अंदर जो पेरियार साहब हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम और बहुत सारे ऐसे बहुजन जो समुदाय के महामानव हैं, तो आप ऐसे कौन से महामानव है जो जिनकी विचारधारा के ऊपर आप चल रहे हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम वो आपसे जानना चाहेंगे। देखो, सबसे पहले अगर बात करें महात्मा ज्योतिबा फुले जी, जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, और जिन्होंने शिक्षा की, हमारे वंचित तबकों को पहले पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, गरीब कमज़ोरों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो ये सबसे पहले शिक्षा का अधिकार हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जी हैं, सावित्रीबाई फुले जी
उन लोगों ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया। साहू जी महाराज जिन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की, वंचित लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। साहू जी महाराज ने पहली बार अपने मंत्रिमंडल उनका जो बना उसमें बाकायदे उन्होंने व्यवस्था रखी कि हर तबके को बराबर रखा जाए। तो साहू जी महाराज को भी हम मानते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर साहब हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने किसी SC ST के लिए काम नहीं किया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने हर उस वंचित शोषित के लिए काम किया था जो वास्तव में मुख्य धारा से वंचित था। आज एक सिनेरियो बन गया कि बाबा साहब तो दलितों के हैं, ये गलत बात है। ये जो सिनेरियो जिन लोगों ने फैलाया वो गलत फैलाया। बाबा साहब ने सब लोगों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, सब के लिए बाबा साहब ने काम किया। तो उनके आदर्शों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कांसीराम जी, मान्यवर कांसीराम जी जो BSP के संस्थापक थे, उन्होंने इस वंचित समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शोषित वंचित समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दी और वो पिछड़ों की, दलितों की सेवा के लिए वो निकल गए। तो ऐसे महापुरुषों को लेकर हम लोग उनके आदर्श पे चले। कांसीराम जी पूरे समाज की सेवा के लिए, कांसीराम जी ने पूरे जीवन पर्यंत अविवाहित रहकर सेवा करने का संकल्प लिया। तो मैं कांसीराम जी से भी मैंने ये चीज़ें सीखी है। तो कांसीराम जी के रास्ते में मैं चल रहा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैंने संकल्प ले रखा है कि मैं जीवन पर्यंत अपने कौम को, अपने लोगों की सेवा की भलाई के लिए मैं पूरा जीवन अविवाहित रहकर मैं सेवा करूँगा। अविवाहित रहने का मैंने जो संकल्प है वो कांसीराम जी से सीखा है। कांसीराम जी कहते थे कि शादी ब्याह वगैरह ये तो लास्ट के कार्य हैं। पूरा जो समय है, हम जीवन आए कोई खाना खाने या टॉयलेट जाने के लिए तो हम लोग आए नहीं। हमारा जो उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और पूरा जो परिवार में, घर परिवार में आदमी उलझ के वहीं ख़त्म हो जाता है आदमी। और अविवाहित व्यक्ति होता है, उसके पास पूरा समय होता है, वो पूरा समय समाज को दे सकते हैं। तो मैंने ये संकल्प इसीलिए है कि मैं पूरा जो समय है वो समाज की सेवा के लिए, कौम की सेवा के लिए मैं लगा सकूँ। ये मैंने कांसीराम जी से सीखा है। जी, आज पूरे देश के अंदर जी जैसे कि संविधान पे लगातार हमले हो रहे हैं और आप संवैधानिक जो ढांचा है उसको मानते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप संविधान को किस तरह देखते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखो, इस देश में जो है सारी व्यवस्थाएं जो चल रही है, आज आप और हम बैठे हैं, संविधान की देन है। और संविधान से तो हमारा तो नाता है संविधान से। बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ में एक संविधान सभा में सदस्य थे डॉक्टर रतनपा कुमार, जो कुमार जाति से महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इचनाकली एक जगह है, वहाँ के रहने वाले थे। उस सभा में थे तो कुमार जाति से थे। तो बाबा साहब के साथ में हमारा व्यक्ति था। हमारे लोगों ने संविधान को लिखने में सहयोग किया। बाबा साहब के, अम्बेडकर के साथ में हमारे लोग थे। और आज हमारा समाज इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा कि भाई संविधान की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। वास्तव में संविधान की वजह से आज जो भी देश में गतिविधियां होती है, सारी चीज़ें होती है, नीति निर्माण होता है, सारी चीज़ें बनती है, वो संविधान की वजह से चलती है। संविधान को गीता, पुराण, बाइबिल आदि इन चीज़ों से देश नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। हो सकता है किसी की मान्यताएं हो सकती है, किसी की गीता में हो, किसी की कुरान में, किसी की बाइबिल में हो सकती है, लेकिन देश में, देश का जो व्यवस्था जो बनी हुई है वो व्यवस्था संविधान से चलती है। तो देश का संविधान के बिना देश अधूरा है, देश चल ही नहीं सकता। और संविधान को बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में संविधान में बाबा साहब ने उस वक्त संविधान लिख दिया था, आज भी प्रासंगिक है, आज भी उस संविधान को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आज हम कोई छोटा सा एक लेख लिखते हैं तो उसका 5 मिनट बाद में भी उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर 70 साल पहले कोई व्यवस्था लिख के जाता है, एक संविधान लिख के जाता है, और वो संविधान आज की परिस्थितियों में भी वो वैसे के वैसे ही चल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, संविधान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और देश में संविधान के बिना कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जब भी जिस भी मुद्दे के साथ में आप बात करते हैं, जिस भी मुद्दे के साथ में काम करते हैं, और हम देखते हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर आपका जो काम है वो अधिकारों से और ज़रूरी जो एक जनता के लिए एक जिस जो लोग चुन के जाते हैं वो लोग वो नहीं कर पाते जो आप करते हैं। आप उन लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं जो लोग वहाँ पर सत्ता में बैठे हैं।
तो आपको कभी इन चीज़ों का डर नहीं रहता कि मेरी जान माल की हानि है, इस तरह की कोई डर अंदर? ना कुछ भी नहीं रहा सर। मैं 2 बार जेल भी गया हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने संघर्ष, खुल के संघर्ष किया सर। अभी आपने सुना होगा 2021 में एक बहुत बड़ा इनकाउंटर हुआ था राजस्थान में, पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में, बाड़मेर में कमलेश प्रजापति इनकाउंटर हुआ था। उस इनकाउंटर के मामले में राजस्थान सरकार का तत्कालीन राजस्व मंत्री का उसमें नाम आया था, सरकार के बड़े बड़े नेताओं का, अधिकारियों का उस दौरान नाम आया था सर। उस आंदोलन का नेतृत्व मैंने किया। बाड़मेर में मैं 2.5 महीने तक वहाँ बाड़मेर में रहा। बाड़मेर के दौरे दौरे में मैंने आमजन, जो हमारे समाज के लोग थे, प्रजापति समाज, कुमार समाज के लोग और अन्य जातियों के लोग थे, वंचित लोग, उन लोगों को मैंने जागरूक किया कि इस व्यक्ति के साथ में, वो व्यक्ति भी मेरी तरह संघर्ष करने वाला व्यक्ति था, नौजवान था, वो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन नेताओं को वो बात रास नहीं आई, सरकारों को रास नहीं आई। तो एक उस वक्त के तत्कालीन मंत्री के इशारे पे वो काम हुआ था। उस दौरान हमने संघर्ष किया। 40 दिन तक हमने राजस्थान सरकार पे दबाव बनाया कि इस मामले की सीबीआई जांच को अनुशंसा करिए, आप सीबीआई जांच करवाई इस मामले की। तो 40 दिन तक हमको जांच नहीं दी। हमने 40 दिन तक संघर्ष किया। उसके बाद राजस्थान की गहलोत सरकार ने, तत्कालीन गहलोत सरकार ने सीबीआई को ये मामला यहाँ से अनुशंसा की, केंद्र को भेजी। फिर यहाँ से भेजने के बाद में वहाँ मोदी अमित शाह लेके बैठ गए फाइल को। तो हमने सर 25 जून 2021 को हमने भाई जगह जगह हमने काम किया। तो हमारा काम हो नहीं रहा था, क्योंकि फाइल को वो लेके बैठ के, पहले की भी पेंडेंसी पड़ी थी, सीबीआई को फाइल भेजी हुई राज्य सरकार की अनुशंसा की, वो काम नहीं हो रहा था। फिर हमने एक सांसद संवाद कार्यक्रम चलाया राजस्थान में। हमने 20 सांसदों से, 25 में से 20 सांसदों से हमने प्रधानमंत्री के नाम लेटर लिखवाया कि इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश हो। राज्य सरकार ने तो अनुशंसा कर दी, सेंटर अनुशंसा करनी, वो आदेश नहीं दे रहा था, सीबीआई को मामला दे नहीं रहा था, तो हमने किया। फिर उसके बाद में भी कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने 25 जून 2021 को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का हमने घेराव का कार्यक्रम तय किया, जयपुर मुख्यालय का। वो हमने इसलिए किया कि यहाँ लोकल बॉडी पे हम प्रेशर डालेंगे तो वो सेंटर में जाएगा, इसलिए हमने घेराव का कार्यक्रम किया। तो वो प्रोटेस्ट करने के बाद में हमने घोषणा कर दी। उससे पहले 25 को कार्यक्रम था, 24 को मुझे जयपुर से गिरफ्तार कर लिया था। उस दौरान उस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने हमें गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार किया तो मैं 3 दिन जयपुर सेंट्रल जेल भी रह के आया उस दौरान। इसके बाद एक अजीतगढ़ में हमारे वंचित समाज के परिवार पे अत्याचार हुआ था, तो उस दौरान भी हमने धरना प्रदर्शन किया। उस वक्त भी मुझे गिरफ्तार किया गया, एक दिन मैं जेल जाके आया। तो जेल से, सरकारों से हम डरने वाले लोग हैं, बाबा साहब कांसीराम जी के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, मजबूत लोग हैं। हम जेलों से, मुकदमों से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारा जब लक्ष्य, हमने ये तय कर लिया कि हमें सेवा करनी है, हमें वंचित तबके की मदद करनी है, तो डर वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि उन महापुरुषों को हम याद करें, कांसीराम जी को याद करें, बेचारा साइकिल पे चला था, नौकरी छोड़ दी और वंचित तबके के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उस वक्त तो कोई संसाधन नहीं थे, आज तो हमारे पास अच्छे संसाधन, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे खान पीन मिल रहा है। उस वक्त कुछ भी नहीं था। वो लोग, उन लोगों को उस वक्त देखे तो आज तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो उनको देखते हुए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो डरने वाला ऐसा कोई विषय नहीं है। और फिर देखा जाएगा संघर्ष में, ये चीज़ें थोड़ी देखी जाए, नफ़ा नुकसान थोड़ी देखा जाता है। मान्यवर साहब, जो कांशीराम जी ने अपने जीवन के अंदर जो पूरा घर बार छोड़ दिया और जब बहुजन समाज को जगाने चले तो उन्होंने साइकिल यात्रा निकाली और आपने एक यात्रा निकाली 2017 में। ये साइकिल यात्रा लगभग 1100 किलोमीटर की थी, पूरे शेखावटी क्षेत्र का। शेखावटी अंचल में उस समय आपकी चारों तरफ आपकी बातचीत होने लगी थी और आप ये चाहते थे कि राजनीति के अंदर वंचित समुदाय आ गया है। क्या लग रहा है आपको? देखो, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो मिशन है वो सारा महापुरुषों पे आधारित मिशन है। मैंने साइकिल यात्रा क्यों चुनी? कांसीराम जी ने यात्रा निकाल दी, जम्मू से लेकर यात्रा शुरू की थी, खूब सारा संघर्ष किया उस वक्त। मैंने भी यात्रा इसलिए निकाली कि हमारे लोगों के पास इतने बड़े संसाधन नहीं है, गरीब कमज़ोर तबके के पास में बड़े बड़े संसाधन, गाड़ी घोड़े, रथ नहीं है कि वो रथों से यात्रा निकाले। 2016 में तो एक नौजवान था, एकदम छोटी सी उम्र थी, 16-17 की बात करें तो आज 8 साल पहले छोटा नौजवान था। हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, तो हमने ये तय किया कि सीमित संसाधनों में हमारी बात को कैसे अपने लोगों तक डिलीवर करें। तो इस बात को लेकर हमने 2017 में यात्रा निकाली।
साइकिल यात्रा। उस यात्रा में हमारे लक्ष्य थे कि जो हमारे वर्गों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से हमारे लोगों को वंचित रखा गया, उनकी भागीदारियों हर तरह से हमारे लोगों को मजबूती मिले, इस बात को लेकर पूरे शेखावाटी में मैंने यात्रा निकाली और उस यात्रा का बहुत बड़ा रिस्पांस मिला और एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना। लोगों ने उस यात्रा को जगह जगह सराहा, खूब स्वागत किया, खूब उस यात्रा में हमारा समर्थन किया और उस यात्रा के माध्यम से हमने एक टीम खड़ी की। वो टीम आज तक भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उस यात्रा का ही परिणाम है। तो साइकिल यात्रा के माध्यम से हमारे लोगों को हमने जागरूक किया और वो लोग आज अलग अलग क्षेत्रों में, अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो लोग। एक चीज़ जो ज़रूरी जानना चाहेंगे आपसे कि वंचित समुदाय है जहाँ पर बहुत कम लोग राजनीति के अंदर भागीदारी जमा पाते हैं, तो आगे आने वाले भविष्य के अंदर आप खुद को कहाँ पर देखते हैं? मेरा जो संघर्ष अभी चल रहा है, मैं पहले कुमार माजपा राजस्थान एक संगठन था, राजस्थान का कुमार प्रजापति समाज का अग्रणी संगठन था। उस संगठन का मैं 6 साल तक राजस्थान का अध्यक्ष रहा और मैंने भारत के अलग अलग कोणों में, राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। जैसे मैंने बताया कमलेश प्रजापति एनकाउंटर का मामला था, उस एनकाउंटर की लीड मैंने किया पूरे राजस्थान में। ऐसे विकास प्रजापति का हत्याकांड हो गया था, ऐसे प्रदीप हत्याकांड हो गया था। तो ऐसे मैंने उस संगठन के माध्यम से मैंने खूब काम किया राजस्थान में और मैंने महसूस किया कि सामाजिक संगठन की सिर्फ दबाव समूह का काम कर सकते हैं। हमारे लोगों पे शोषण होता है तो हम लोग, अन्याय अत्याचार होता है तो हम लोग जागरूक होते हैं, उस वक्त हम प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हमारे लोगों को कई बार तो न्याय मिल जाता है, कई बार नहीं मिल पाता। कई बार न्याय नहीं मिलता है, उस न्याय में उसके पीछे हमें एक ही रीज़न सामने आता है कि हमारी पॉलिटिकली रूप से हम लोग साउंड अप नहीं है, पॉलिटिकल रूप से हम लोग मजबूत नहीं है। राजनीतिक अप्रोच हमारे लोगों के अच्छी नहीं होने की वजह से हमारे को न्याय नहीं मिल पाता है। हमारे खूब सारे लोग हैं लेकिन वो विचारधारा से पोषित व्यक्ति नहीं है, केवल सांकेतिक है। जैसे आज SC/ST की बात करें, खूब से MLA MP है लेकिन वो बोलते नहीं है, विचारधारा से पोषित व्यक्ति नहीं है, वो केवल जातीय कोटा पूरा करने वाले लोग हैं, जातीय सीटों पे चुन के आने वाले लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि राजनीति में हम लोग जाएंगे ना तो निश्चित रूप से हमारे तबकों की वहाँ विधानसभा, लोकसभा में हम सुनवाई कर सकते हैं। उस माध्यम से, उस सदन के माध्यम से हम अपने लोगों की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। राजनीति मास्टर चाबी है, उसके माध्यम से हम सारे ताले खोल सकते हैं। तो राजनीति में हम हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व चाहते हैं कि भाई हमारे लोग राजनीति में आए, नौजवान राजनीति में आए। एक ज़रूरी चीज़, संविधान में हर एक नागरिक को एक चाहे वो अंतिम छोर से व्यक्ति हो, एक पृष्ठ सामने वाले से व्यक्ति हो, शुरुआती दौर से लेके अंतिम पंक्ति में खड़े एक नागरिक तक अधिकार मिले हैं संविधान के अनुसार। तो जो हम वास्तविक आज़ादी है, जो आज़ादी हमें आज से 70-75 सालों पहले मिली, तो क्या आज वो आज़ादी एक वंचित तबका वो महसूस कर पा रहा है उस चीज़ को? कैसा लगता है आपको? बिल्कुल नहीं कर पा रहा। अब आज देखेंगे आए दिन हमारे लोगों पे अन्याय अत्याचार होता है। मैं कह रहा हूँ SC/ST की बात नहीं कर रहा मैं, OBC पे भी अत्याचार होता है। मैं पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में मेरा खूब जाना आना रहता है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। आज वहाँ साहब SC/ST की तो हम बात क्या करेंगे, OBC के लोगों पे भी अत्याचार होता है। उनको उनकी ड्रेसें फिक्स कर रखी है कि कौन से कलर का कपड़ा पहनेगा, कौन सा कलर का साफा बांधेगा। अच्छा। और खाना जब बनाते, सामूहिक प्रोग्राम करते, उसमें जो वंचित जाति है उनके लिए अलग विषय व्यवस्था करवाई जाती है। अभी देखा हो जितेंद्र मेघवाल का किस तरह मटके का हाथ लगाने के लिए, मूछें रखने पे आए दिन घोड़ियों पे रोकते हैं। अब रोज़ाना अन्याय अत्याचार हमारे लोगों को। तो संविधान का जो मूल जो मोटो है उसमें सब लोगों को बराबर का अधिकार दिया गया है, लेकिन वो आज भी उसको लागू करने वाले जो सिस्टम, जो लोग हैं, सरकारें हैं, वो उस पर इम्प्लीमेंट सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। हम ये चाहते हैं कि अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को भी उनके हक अधिकार मिलने चाहिए, उनकी हकों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन आज हो नहीं रहा। कोई कमज़ोर तबके का कोई व्यक्ति आगे आता है तो उसको कुचल दिया जाता है। तो बेसिक रूप से अगर देखें तो
हमारे लोगों को अभी तक पूरी आज़ादी मिल नहीं पाई है। एक हमारी जो मोटा मोटी बात है वो हो पाई। एक ज़रूरी चीज़ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी देश की प्रगति उस देश के अंदर रहने वाली महिलाओं से समझता हूँ। पूरे देश के अंदर आंकड़े आप देख सकते हैं, आंकड़े मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ अखबार पढ़े रहते हैं, भरे पड़े रहते हैं, रोज़ हम सोशल मीडिया और अलग अलग माध्यमों से जानते हैं, समझते हैं। तो महिलाओं पर जिस तरह का शोषण होता है, अत्याचार होता है, क्या महिलाएं आज देश में सुरक्षित हैं? ना, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। अभी मैंने आज एक दैनिक भास्कर का लेख पढ़ा था, 1 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। आज के दैनिक भास्कर में आई है, 1 साल की बच्ची के साथ भी शोषण हुआ है, और विशेषकर वंचित तबके की महिलाओं के साथ में बहुत आए दिन अन्य अत्याचार हो रहे हैं। कभी थानागाजी में आपने देखा होगा, थानागाजी का मामला समझ रहे हो, रोज़ाना घटनाएं हमारे महिलाओं के साथ में हो रही है। महिलाओं को विशेषकर राजस्थान में तो अन्याय अत्याचार लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लगातार घटनाएं हो रही है महिलाओं के साथ में। तो महिलाओं को पे अत्याचार रुकना चाहिए, और ये सरकारें इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि महिलाओं को अत्याचार रोकने में विफल है। कोई भी सरकार देख लो, आए दिन महिलाओं पे अन्य अत्याचार होता रहता है। तो महिलाओं की शिक्षा की हम लोग बात करें तो शिक्षा से भी आज वंचित है राजस्थान की विशेषकर महिलाएं। बाल विवाह हो रहा है महिलाओं का, तो ये चीज़ें अवेयर करने का काम किसका, सरकार ही करेगी अवेयर। तो हम ज़रूरी चीज़ ये जानना चाह रहे थे कि आप जो आगे की राजनीति है, आप किस तरह आगे राजनीति में जाना चाहते हैं, इन चीज़ों को, जन मुद्दों को लेकर, या फिर विधानसभा में धारना चाहते हैं, या फिर ज़मीनी स्तर पर ही काम करते रहेंगे? मैं दोनों लेवल पे काम कर रहा हूँ। ग्रास रूट पे तो मैं 15 साल से कर ही रहा हूँ, सड़क पे तो लड़ ही रहा हूँ, मुकदमे खा रहा हूँ, समाज को लेकर संघर्ष कर रहा हूँ, सब लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, पिट रहा हूँ। लेकिन ये आवाज़ हम विधानसभा लोकसभा में जाकर इस आवाज़ को मजबूत करना चाहते हैं। संघर्ष हम चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहेंगे भविष्य में, भाई राजनीति में तो जाना बेहद इसलिए ज़रूरी है, मेरा कोई शौक़ नहीं है, इसलिए ज़रूरी कि हमारे लोगों को हक अधिकारों के लिए आज भी तरसना पड़ रहा है, उनके हक अधिकारों की कोई बात नहीं करता, इसलिए हम राजनीति में जा रहे हैं। वहाँ जाकर हम हमारे जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ पे हम लोग बात करेंगे। ये नहीं कि हम यहाँ से चले गए तो वहाँ जाके अब उन चीज़ों को भूल जाएंगे। सड़क में भी वही संघर्ष जारी रहेगा, सदन में अब अगर हम जनता भेज दिए तो वो संघर्ष भी हमारा वहाँ जारी रहेगा। और राजनीति के माध्यम से हम ज़्यादा सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वंचित लोगों की अगर बात करें, आए दिन उनके ट्रांसफ़र से जुड़ा हुआ मामला होता है। बेचारा अधिकारी कर्मचारी होता है, वो ट्रांसफ़र के लिए भटकता है, किसी नेता के पास जाता है, क्या जाता है, वो लोग हमारे लोगों की सुनवाई नहीं करते, वंचित तबके की कोई सुनवाई नहीं करता। मैंने यहाँ भी देखा, अभी हमारे क्षेत्र में अभी देखा, ट्रांसफ़र अभी हुए थे राजस्थान में, उस दौरान मैंने देखा हमारे वंचित लोगों की कोई ट्रांसफ़र के लिए वहाँ गए तो कोई उनके कागज़ ले लिए जाते, उनके पत्र ले लिए जाते, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो अगर विचारधारा से कोई पोषित व्यक्ति जाएगा तो वो अपने लोगों की बात करेगा वहाँ। तो छोटे छोटे काम अगर राजनीति से हो रहे हैं तो राजनीति से हम लोग इतनी दूरी क्यों बनाएं। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, राजनीति में हम महत्वाकांक्षा रखते हैं कि हम राजनीति में जाके हमारे लोगों का भला करें। सामाजिक काम तो हमने खूब किया है, लेकिन राजनीति के माध्यम से अब ज़्यादा सेवा करना चाहते हैं हम, क्योंकि वहाँ से अच्छी सेवा हम लोग कर सकते हैं। एक जो ज़रूरी चीज़, आप अविवाहित रहने का आपने संकल्प लिया, कुछ दिनों पहले ही आपने देहदान का संकल्प लिया, तो देहदान ही क्यों, मतलब जन सेवा के लिए ये इस तरह का क्यों, मतलब परिवार ने जन्म दिया, अब देहदान क्यों करना चाहते हैं? देखो मेरी बात सुनिए आप भाई, जब व्यक्ति हम सेवा कर रहे हैं और मरने के बाद में व्यक्ति का क्या उपयोग होता है बताइए। केदारनाथ में कितने लोग त्रासदी हुई थी, उस वक्त कितने लोग खप गए, पता ही नहीं चला। भाई संस्कारों से मत जोड़ी इस बात को। अगर मेरी एक एज पे मेरी मृत्यु होती है, सपोज करिए आप, एक अवस्था पे जाके मेरी मौत होती है, तो मेरा जीवन का जो उद्देश्य होता है वो तो पूरा हो जाता है। इसके बाद अगर शरीर की अगर बात करें हम लोग, मरने के बाद में शरीर का क्या उपयोग करते हैं बताओ। घर वाले घर पे थोड़ी रखते हैं उसको। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे जीते जी भी हमारा शरीर काम में आए और मरने के बाद में भी काम आए। ये मैंने देहदान का संकल्प इसलिए लिया कि बहुत सी जगह हम देखने को मिलता है, किसी के बेचारे के किडनी की तकलीफ़ आती है, किसी के आँखों की तकलीफ़ रहती है, मरने के बाद अब उसको जला देंगे, जाके उसकी राख को इकट्ठा करके नदी में बहा देते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर जाके वहाँ विसर्जन कर देते हैं।
तो मैंने ये तय किया कि भाई मेरा शरीर जीते जी तो सेवा में लगा है ही, मरने के बाद में भी काम आए, मेरे शरीर के जो पार्ट्स हैं वो काम में आए, कोई अंग है वो काम में आए, और इस बॉडी पे जो प्रशिक्षु MBBS जो डॉक्टर तैयारी कर रहे हैं, स्टडी करें, प्रशिक्षु डॉक्टर हैं, वो बॉडी पे रिसर्च करें। बॉडी आज मिलती नहीं है, हमारे लोग कहीं भी देख लो, पोस्टमार्टम करवाते, कोई डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में, उसको बॉडी को घर पे ले आते, उसको जला देते हैं लाके। मेडिकल कॉलेजों में आज बॉडी का बड़ा अभाव रहता है, रिसर्च नहीं हो पाता है, अच्छे प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं बन पाते, तो पार्ट्स जो काम में आने वाले हैं, ऑर्गन जो काम में आने वाले काम में आ जाएंगे, बाकी बॉडी पे मेडिकल कॉलेज में रिसर्च होगा। तो इसलिए मैंने ये तय किया, बाकी इसको जला देंगे, क्या मतलब है जलाने से, बताइए। आज आपसे बात हुई है, आज आपकी पूरे लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा हमारे साथ में शेयर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ में थे किशोर जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका धन्यवाद।